मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल क्लास 1। अच्छा, इसको हैम पढ़ रही हो क्या तुम? ये उम्मीद नहीं था मगर हमको। अरे बहुत, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सब टीचर के पास जाके पढ़, तब तुम लोग मेरा इज्जत करोगे। अरे भाई, क्या बात है, तुमको लेके आया क्या यार? लेके आया है? बोल मत, मैं 10 चैप्टर पढ़ रहा, बहुत सारा चीज है इसमें। मजाक कर रहे हो ना तुम? तुम तो अभी बोले कि मजाक कर रहे हैं। चल ठीक है, शांत हो जाओ। लास्ट क्लास हम लोग मटेरियल चैप्टर का थोड़ा सा चीज पढ़े थे। अभी हम लोग इसका स्टार्टिंग करेंगे। अभी मटेरियल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़े थे कि देखो, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस नहीं होता। ये लोग पढ़े थे, कॉस्ट डज नॉट इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, लास्ट क्लास पढ़ाए थे। हाँ, एक्सपेंसेस विच वी कैन रिकवर फ्रॉम कस्टमर इज नोन एज कॉस्ट। ये पढ़े थे हम लोग। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट में कि कॉस्ट दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक प्रोडक्ट को देख के जो हम लोग कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसेबल कॉस्ट को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन टाइप का खर्चा आ सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन में डायरेक्ट मटेरियल होगा जो मटेरियल जो दिख रहा है, जैसे प्लास्टिक। इंक होगा तो इंक, सेंसर इसमें लगा हुआ है तो सेंसर वगैरह, ये सब क्या होगा, अपना डायरेक्ट मटेरियल होगा। डायरेक्ट लेबर के बारे में बात करें तो कोई भी लेबर जो इस पेन को बनाने में हेल्प किया है, वो सारा का सारा क्या है, डायरेक्ट लेबर है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है, अभी के लिए समझो, वो सारा का सारा खर्चा जो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में नहीं ले सकते, वो सारा का सारा खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आज क्लास सिखाए थे। फिर हम लोग बताए थे कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें, यदि हम शर्ट का बात करें तो शर्ट में चौक जो होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब हुआ कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन को जो कमीशन देते हैं, वो सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है, जैसे मान लो, ना ना ना, ऑयल तो हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल बताए थे, बताओ। एडवर्टाइजमेंट, वो सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है। कैसे इनडायरेक्ट हुआ एडवर्टाइजमेंट, देखो, कोई कंपनी यदि, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए पेप्सी, यदि वो अपना एडवर्टाइजमेंट करता है तो पेप्सी तो एक कंपनी है, इसके अंदर में बहुत सारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। तो अपना कंपनी का यदि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो कंपनी के अंदर में सारा का सारा प्रोडक्ट है। अब उसका खर्चा, जो जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा लगा है पेप्सी के सिर्फ ब्रांड को बनाने में, वो सारा का सारा खर्चा हर एक प्रोडक्ट में बंटना चाहिए। तो एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना खर्चा किया है तो बताना मुश्किल है। जैसे मान लो पेप्सी को काटते हैं, आईटीसी लेके आता है, आईटीसी। आईटीसी का तो देखोगे बहुत सारा प्रोडक्ट है। आईटीसी का आशीर्वाद आटा भी खाते हैं हम लोग, सनफिश का बिस्किट भी खाते हैं हम लोग। तो देखो एक बार, आईटीसी सिर्फ आईटीसी के नाम से देखो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्चा हुआ वो तो सब प्रोडक्ट में खर्चा बंटना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक बिस्किट में क्या खर्चा लगा वो निकालना मुश्किल है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया बात? तो अभी हम लोग का जो मेन टास्क है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एक एक चैप्टर है। ठीक है, ये सब एक एक चैप्टर है। ये तीनों को मिला के एक चैप्टर, उसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है। उसके बाद ये तीनों अलग अलग चैप्टर है, और तीनों मिला के एक चैप्टर बनेगा तुम्हारा कॉस्ट शीट। इस तरीके से चैप्टर, ये सब एक एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करें वो क्या है, मटेरियल। हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते क्यों है, क्योंकि देखो कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। कोई कोई यदि बोल दे, अनपढ़ इंसान वो भी कॉस्ट निकाल सकता है, बट तरीके से नहीं निकाल सकता। जो तरीका से हम लोग सोचते हैं वो तरीका से नहीं निकाल सकता। वो सोचने का तरीका हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है, कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ दिखता है वो कॉस्ट नहीं है। जो नहीं दिख रहा वो भी तो कॉस्ट ही है। मेरे पॉकेट में यदि 1,000 रुपए है, तो इसका भी एक अपना एक हिडन कॉस्ट है। क्या बताओ, यदि ये 1,000 रुपए बैंक में रखते तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट है जो हम खो रहे हैं पॉकेट में रख के। समझ में आया बात? ये सोचने का तरीका खुद बताता है क्या, कॉस्ट। तो हम वही मटेरियल के बारे में भी सीख रहे हैं।
तो मटेरियल से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। चारों क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद अपना मटेरियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो जिसके ऊपर काम करने वाले हैं उसका नाम क्या है? हाउ मच वी शुड ऑर्डर एट अ टाइम। हम लोगों को एक बार में कितना यूनिट मंगवाना चाहिए ताकि हम लोगों को सबसे चीपेस्ट कॉस्ट पड़े। इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा, समझना है भाई। मान लो ये एग्जांपल है। मान लो ये है मेरा गोडाउन, ये मेरा फैक्ट्री, ये मेरा गोडाउन। बगल में गोडाउन रखे हैं। इसका कैपेसिटी है 200 यूनिट रखने का, इससे ऊपर नहीं रह सकता। मेरा फैक्ट्री में डेली 100 केजी का कंजम्पशन है, मतलब डेली 100 केजी का रॉ मटेरियल हम लोग वहां पे यूज कर लेते हैं। समझ में आया बात? हुआ क्या, हम एक बार बैठ के ना पूरा साल का एस्टिमेट लगाए कि पूरे साल भर में मेरा कितना यूनिट का कंजम्पशन हो जाएगा। तो ऐसे ही बस हम रैंडम डेटा बता रहे हैं। मान लो ऐसे दिमाग लगा के हम ये डिसाइड किए कि मेरा 1200 केजी में मेरा पूरा साल कट जाएगा, मतलब मेरे को पूरे साल भर में कितना यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल का? 1200 केजी। अच्छा, मेरा जो सामान आता है, मेरा जो रॉ मटेरियल्स आता है, वो मान लो मुंबई से आता है। अब जब मुंबई से आता है तो हमको क्या करना पड़ता है? एक ऐसा चीज है कि मुंबई से आने के लिए और एक एक बार ऑर्डर देने के लिए मेरा एक हिडन ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि हम लोगों को एक बार ऑर्डर देते हैं तो मेरा जो खर्चा लगता है वो उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक बार जो मेरा ऑर्डर कर, ये अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनुअल कंजम्पशन। क्या बोलेंगे बताओ? एनुअल कंजम्पशन। मतलब कंजम्पशन का मतलब होता है कंज्यूम करना। इतना हम लोग रॉ मटेरियल एनुअली हम लोग यूज करते हैं। कितना रॉ मटेरियल है? 1200 केजी। दूसरा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि एक बार यदि ऑर्डर देते हैं तो मेरे को कितना का खर्चा लगता है। तो मान लो एक बार ऑर्डर देते हैं तो मेरे को 50 रुपए का खर्चा भी लगता है। ठीक है। एग्जैक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब फोन करके ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब एग्जैक्टली होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है। उतना डिटेल में तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ेगा। अभी के लिए खाली शॉर्ट में जा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर करने का खर्चा। एक और खर्चा होता है क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब क्या होता है? रखना। यहाँ पे इस गोदाम में जो सामान रख रहे हैं, तो इस रखने का भी तो एक अपना हिडन कॉस्ट है। वो क्या है? रेंट लग रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा। कोई फर्नीचर है, फर्नीचर फर्नीचर के ऊपर रख रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्नीचर का भी यूज हो रहा है, तो वो भी तो खर्चा है ना यार। तो वो सब कॉस्ट को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। हम मान लेते हैं कि एक यूनिट पे मेरा कैरिंग कॉस्ट लगता है 2 रुपया। एक एक यूनिट पे 2 रुपया मेरा कैरिंग कॉस्ट लगता है। ठीक है। अब तुमसे हम पूछे, मेरे को अभी हम क्या कर रहे थे ना, अभी फिलहाल अभी हम 100 यूनिट मंगवा रहे थे एक बार में। तो हम तुमसे पूछे कि बताइए तो सर, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगा? यदि हम एक एक बार में 100 यूनिट मंगवाएंगे तो बता तो कितना बार हमको ऑर्डर देना पड़ेगा? 12 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? पक्का। एक एक बार में यदि 100 यूनिट मंगवाएंगे तो मेरे को 12 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। इसका मतलब 12 × 50, इतना कितना लग रहा है? 600। 600 रुपया तो मेरा लग जा रहा है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ, समझा क्या? इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, मेरे को एक दोस्त सजेस्ट किया, भाई 100 यूनिट क्यों मंगवाता है, तेरा तो कैपेसिटी 200 यूनिट का है, तुम 200 यूनिट मंगवा। तो तेरा क्या करेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि 200 यूनिट मंगवाएंगे तो ऑर्डर कितना बार देना पड़ेगा? उसी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। हाँ? कितना? 6 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। 6 × 50 कितना होता है? हमको उसका एडवाइस बहुत पसंद आया कि भाई 600 से डायरेक्टली मेरा खर्चा क्या हो गया? 300 हो गया। एक मेरा और दोस्त बोला, अबे सुन ना, 300 केजी मंगवाओ, तुम्हारा और खर्चा कम पड़ेगा। अब 300 केजी के बारे में उसको समझाया, अबे कैसे मंगवाएंगे, तो वो क्या बोला, अबे ते तो यहाँ पे यूज कर ही रहा ना, यहाँ पे तो जब रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज कर ही रहा ना, यहाँ पे तो 100 केजी जब यहाँ पे चला जाएगा तब यहाँ पे 100 केजी बचेगा। तो तुम 300 केजी मंगवाओगे ना, तो आते आते तुम्हारा क्या होगा, अल्टीमेटली गोदाम में 200 केजी चला जाएगा। समझा हम क्या बोले? ऑर्डर दे रहे हैं 300 केजी और उसको बोल रहे हैं कि सामान एक सप्ताह लेट से भिजवाइएगा, तब तक हम कुछ यूनिट यूज कर लेंगे तो मेरा गोडाउन खाली हो जाएगा। तो आराम से 300 केजी की जगह पे 200 केजी हम लोग रख सकते हैं। 100 केजी डायरेक्टली भेज देंगे कहाँ पे? फैक्ट्री में। समझा हम क्या बोले? 300 केजी जब आया, 200 केजी यहाँ पे रख दिए, 100 केजी यहाँ पे भिजवा दिए, तो मेरा 300 केजी करेंगे तो मेरा खर्चा और कम हो जाएगा। बता कैसे? 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मेरे को बोल रहा है 300 केजी मंगा, 300 केजी मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? कितना? 4 × 50, 200। देख रहा है? मतलब इससे ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा यूनिट मंगवाएंगे उतना ही खर्चा मेरा क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आएगा? पक्का।
अच्छा, बट मेरे को इस चीज में एक चीज को एकदम गंदे तरीके से इग्नोर किए, वो है कैरिंग कॉस्ट। हम रखने वाला खर्चा को कंसीडर ही नहीं किए, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर फोकस करके हम ऑर्डर करते गए। तब तो एक बात बताओ, यदि सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसीडर करेंगे तो एक बात सबसे अच्छा है कि पूरा 1200 kg एक बार में मंगा के खत्म करो ना। एक ही बार 50 रुपये लगेगा, उससे मिनिमल कॉस्ट कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसीडर करने से क्या होगा, काम नहीं चलेगा। हम लोगों को एक और कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, उसका नाम है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट। अभी कैरिंग कॉस्ट कैसे करेंगे, देखो, हमको 1 यूनिट मंगवा, 1 यूनिट को रखने में खर्चा कितना लग रहा था, 2 रुपया। यहाँ पे 100 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो कितना होगा, 2 × 100। बट दिक्कत ये है कि हम 2 × 100 लिख के यहाँ पे 200 लिख दे, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो हमारा यूनिट 100 यूनिट हम जो लिख रहे हैं, क्या पूरा पूरा साल भर 100 यूनिट उस गोडाउन में होगा? नहीं, वो हमेशा अप्स एंड डाउन होगा, कभी 50 होगा, कभी 40 होगा, कोई 45 होगा, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब हमको पूरा का पूरा 100 यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा, तो हमको इसका क्या करना चाहिए, एवरेज लेना चाहिए। इसलिए हमेशा हम लोग 1/2 करते हैं, किसका, 100 × 2। ये कितना आएगा बताओ, 100 रुपये। कितना आएगा खर्चा, 700 रुपये। ये 1/2 का लॉजिक क्या समझ में आया? क्योंकि ये जो 100 हम लोग लिख के देख लीजिए, ये लिखते तो ये गलत होगा। क्योंकि गोडाउन में एग्जैक्टली 100 यूनिट रहता है, ये तो जरूरी नहीं है ना। ये तो हमेशा अप्स एंड डाउन होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हमेशा हाफ लेते हैं। ठीक है, रट्टा के हिसाब से 1/2 करेंगे, कैरिंग कॉस्ट में बात करता हूँ। यहाँ पे भी हम बात करें ये वाला यूनिट, जहाँ पे 300 यूनिट मंगवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखना है, 300 यूनिट मंगवा रहे थे, तो कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 300 × 2, बताओ कितना आ रहा है, 300। तो जोड़ के कितना आ रहा है खर्चा, 500 रुपया। यहाँ पे लग रहा था 700 रुपया, यहाँ पे लग रहा है 500 रुपया। यहाँ पे बताओ, बोलना भाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आएगा, जोड़ के कितना आ रहा है, 500। अरे वाह, दिखाई दे रहा है। 200 यूनिट मंगवा रहे तो भी मेरा खर्चा कितना लग रहा है, 500। और 300 यूनिट मंगा रहे तो भी मेरा खर्चा लग रहा है 500। इसका मतलब तब तो फिर ये वाला जो दोस्त एडवाइस दिया था, ये जो एडवाइस दिया था, ये तो एडवाइस तो पूरा गाली देने वाला, गाली सुनने वाला बात था। कि 300 यूनिट क्यों मंगवाएंगे, इससे बड़े तो मेरा मेन खर्चा तो 500 यहाँ पे भी लग रहा है, वहां पे भी लग रहा है। क्यों करेंगे हम 300 यूनिट मंगवा के अपना पैसा फंसाएंगे? समझ में आया बात? तो अपना एडवाइजेबल क्या होगा ये। बट एग्जैक्टली हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, तो कॉस्ट में हम लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है कि एग्जैक्ट वो कितना यूनिट है कि हम लोग मंगवाएंगे तो सबसे कम से कम कॉस्ट पड़ेगा। वो हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली एक फॉर्मूला इन्वेंट हुआ। इस फॉर्मूला का नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग। देखो हंसता हुआ, देखो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तुम्हारी शकल बनाया था अभी, अच्छा लग रहा है। अंधा तुम बोले कि गंदा बोल रही? अच्छा, अंधा बोली, अच्छा ठीक है। अब देखो, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, EOQ। EOQ, और इसका क्या फॉर्मूला है, 2AO, ये गूंगा एक्चुअली, AO डिवाइड बाई सी। को टोपी पहना दो, √2AO डिवाइड बाई सी। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन। ये जो ए है ना, ये क्या है, ए, ये है O, और ये है सी। समझे क्या? क्या हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 2 × 1200 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 2। ये कितना आ रहा है बताओ, हेल्प कर थोड़ा। 60, इतना भाई एक्सपर्ट नहीं भाई। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, 6000, 6000। अबे तुम 1200 kg मंगवाना है, तुम 6000 रुपये में मंगा लेगा, उससे कम आएगा ना हमेशा। 6000, क्या बोल रहा तुम यार? ये यूट्यूबर नहीं समझ में आ रहा है क्या तुमको? 244 हम बोल सकते हैं क्या, 245? हम बोल सकते हैं 245। ये आंसर यूनिट में निकला ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, हाउ मच वी शुड ऑर्डर एट अ टाइम। हमारा आंसर क्या है, 245 यूनिट। एक बार में यदि 245 यूनिट मंगवाइएगा तो सबसे कम कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक बार करके देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला बनाया, क्या ये कारगर है कि नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए अब।
ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? हमको 1200 यूनिट मंगवाना है और एक बार में 245 मंगवा रहे हैं, तो कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा देखो। 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 245, 245, 245 रुपया लगेगा मेरा किसका खर्चा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो अभी 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 तक तो ये फेलियर हुआ, कैसे फेलियर रहा देखो। यहाँ पे मेरा 200 लग रहा था, बट ईओक्यू करने के बावजूद भी मेरा खर्चा कितना लग रहा है? 245। मतलब अभी तक तो ये हो रहा है कि ईओक्यू मेरा फॉर्मूला गलत है। इससे अच्छा कि अपने से सोच के बनाएंगे, दोस्त का एडवाइस ले लेंगे। ठीक है, तो अब कैरिंग कॉस्ट का यदि हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ होगा। जोड़ के कितना आ रहा है? 490, 490। ये टोटल कॉस्ट कितना है? 490। अब तुम देख लो, एक बार कंपेयर करके देख लो। यहाँ पे 500 आ रहा है, यहाँ पे 500 आ रहा है, यहाँ पे 700 आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 490 आ रहा है। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि सर आप तो जितना डेटा लिए हैं सब इसी के आसपास लिए हैं, 100, 200, 300। तुमको कितना लेना है बता, हम उसको एक बार करके देखते हैं आता है कि नहीं। हमको लेना है मान लो 900 यूनिट एक बार में मंगाने का। एक बार करके देखें। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा दोस्त? 1200 यूनिट मंगवाना है, और एक बार में मंगा कितना रहा है? 900। मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। 60। देख एक चीज बता देते हैं पहले। यहाँ पे जो अमाउंट आया था, ये नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था? 4 पॉइंट समथिंग ना, कितना आया था ना? 240 नहीं, 4.89। ये कभी हो नहीं सकता। हम कभी 4.89 ऑर्डर दे सकते हैं क्या? या तो 4 देंगे तो 5 बार ऑर्डर देंगे। तो 4.8 हम लोग राउंड ऑफ करके अमाउंट लेके आ गए। बट ये अ, गलत है ये। मतलब ये प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाए तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए था अपने को? 5। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे भी गलत है। 244.94 का ऑर्डर दे सकते हैं, या तो 245 देंगे या तो फिर 244 देंगे। समझ में आया बात? तो ये थोड़ा सा रैंडम डेटा में दिक्कत होगा। ये देख कितना, 67। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सबसे कम आ गया, इससे कम तो कहीं दिखा ही नहीं। सब में 200 के अप्रोक्सीमेट था, यहाँ पे 67 डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट में लेके आता। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 900 इंटू 2, कितना आ रहा है? जोड़ के कितना आ रहा है? अब बताओ कितना आ गया? 967, जो सबके कॉस्ट को क्रॉस कर दिया। तो तुम कम करोगे चाहे ज्यादा, 245 ऐसा यूनिट निकला ना कि तुम इससे कम भी मंगाओगे तो भी तुम्हारा खर्चा ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा भी मंगाओगे तो भी खर्चा। देखना 245 की जगह पे हम 200 मंगवाए थे, देख तो भी 500 लगा था। लगा था ना? यहाँ पे ज्यादा मंगाए 300 तो भी ज्यादा लगा, और कम मंगाए तो भी ज्यादा लगा, ज्यादा मंगाए तो भी ज्यादा लगा। इससे ये केस क्या साबित होता है कि वो जो मेहनत किया था वो सही है। समझ में आया बात? तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो एक बार। तुम्हारे काम का सिर्फ और सिर्फ ये है बस। इतना राम कहानी में बस इतना ही लिखना तुमको। इसके बगल में लिख लेना ए का मतलब क्या? एनुअल कंजम्पशन। ओ का मतलब क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट। आगे बढ़े। अब आते हैं एक बार मैथ में। अपना ईओक्यू जो क्वेश्चन है ना, पॉइंट नंबर 1, इसके ऊपर अपना 4 टाइप का सम्स आता है। 2 टाइप का, सॉरी 2 टाइप का सम्स आता है। इसके अंदर में क्या होगा? डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट होगा ये। ठीक है, क्या बोले हम? ईओक्यू से रिलेटेड 2 टाइप का सम्स आता है। एक ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर टाइम लैग पूछेगा एक बार में, और एक सेकंड टाइप का सम्स आता है जिसमें ईओक्यू पूछेगा, कुछ डिस्काउंट का लोचा होगा, और उससे डिसीजन पूछेगा, बताओ डिस्काउंट का ऑफर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोग पहले इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तुमको आधा पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं। सिर्फ टाइम लैग पढ़ाना है, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। टाइम लैग समझाते क्या है? सबको कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ और एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। खाली मेरे को बताना ई ओ क्यू क्या होगा। ए इक्वल टू 90,000, ओ इक्वल टू 100 रुपया,
सी इक्वल टू 3 रुपया। फाइंड ईओ क्यू। ईओ क्यू क्या होगा? कितना? पूरा बोल। 54.77 हो ही नहीं सकता। अबे 54.77 कैसे होगा? 90,000 यूनिट है। 2449। हम इसको 50 कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। 2450। 2450 देख। ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है 2 × 90,000। देख रहा है ऐसे जैसे लग रहा है कि क्या कर दिए सर। वो कितना है? 100 डिवाइड बाई 3। ये किए तो ये आंसर आया। ठीक है। कैलकुलेटर होगा तो एक बार ट्राई करके देख लेना। 2450 यूनिट आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ईओ क्यू क्या होगा, निकल जाएगा क्या? दूसरा दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ ऑर्डर। अभी हम मजाक मजाक में तो इसको पढ़ाए हैं कि एक बात बताओ, 90,000 यूनिट हमको चाहिए साल भर में, और एक बार में जो 2450 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो कितना ऑर्डर देना पड़ेगा? फॉर्मूला नहीं रटवाना चाहते हम, बिना फॉर्मूला का बताओ ना। हमको यदि 90,000 यूनिट चाहिए और एक बार में हम 2450 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो कितना बार उसको फोन करना पड़ेगा हमको ऑर्डर करने के लिए? एग्जैक्टली 90,000 डिवाइड बाई 2450। ये हम ऊपर में कई बार किए, देखना सब जगह किए, देख सब जगह किए थे ना। कितना आ रहा है? 36। 36। समझे क्या? मतलब 36 बार इसको ऑर्डर करना पड़ेगा हमको यदि हम 2450 यूनिट करके मंगवाएंगे तो। समझ में आया बात? तीसरा इसी में क्वेश्चन पूछता है टाइम लैग। अब टाइम लैग क्या होता है समझना है। टाइम लैग हिंदी में पहले बताया तो टाइम लैग का एग्जैक्टली मीनिंग यही है कि हमको वो क्या टाइम पीरियड है जिसके बाद हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, मतलब जिसके बाद हमको ऑर्डर करना है। यदि एक बार बताओ, साल में कितना महीना होता है? साल में कितना दिन होता है? 365। सबको पता है। चलो हमको ही पता है 365 दिन होता है। यदि मेरे को साल में 365 दिन है और हमको 36 बार उसको कॉल करना है, तो कितना टाइम के दौरान उसको कॉल करना पड़ेगा? एक बार बताओ। यदि हेवी हो गया तो इसको हटाओ। एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई एक दोस्त है जिसको 30 दिन के अंदर में हमको 2 बार कॉल करना है, ऐसा हम शेड्यूल बना के रखे, तो गुस्सा आ जाता है, फोन नहीं करते तो उसको। तो हम सोचे थे कि कम से कम एक महीने में तो 2 बार उसको कॉल कर ही लेंगे। तो यदि हम एस्टिमेट डेट निकाले तो कितना दिन के अंदर में उसको कॉल करना चाहिए? 15 दिन। कैसे निकाले ये? ऐसे निकाले ना। सेम यहाँ पे भी 365 दिन है, उसको हमको 36 बार कॉल करना है। 10 बार कॉल करना है। 10 बार नहीं, समथिंग 11 समथिंग हो जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? एग्जैक्ट बताओ ना। 10.13। 10.30। 30 की 30। 13। क्या होगा ये? डेज। क्या होगा ये? डेज। ये क्या होगा? टाइम्स। टाइम्स क्यों? 36 बार। ये क्या आंसर है? 10.13। एग्जाम में यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। यहाँ पे यूनिट लिखने की जगह पे आदत है ना रुपया लिखने का, मार्क्स पूरा वहीं पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम्स नहीं लिखेगा तो मार्क्स कटेगा, यहाँ पे डेज नहीं लिखेगा तो मार्क्स कटेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है डेज के हिसाब से मत निकालो, मंथ के हिसाब से निकालो। तो सिंपल 365 जगह पे 12 महीने ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। डिवाइड बाई 36। समथिंग कुछ और आएगा, बताएगा क्या आ रहा है? क्या लिखना पड़ेगा? हाँ पूरा बता कितना आ रहा है। पॉइंट 0.33। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मंथ। क्योंकि ऊपर ये वाला डेज में लिए थे तो डेज में आया। ये है मंथ। पक्का क्लियर है? पक्का यही है तुम्हारा ये। इसका यदि फॉर्मूला लिखना चाहे तो तुम लिख सकते हो। ये क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला हम लिखाना नहीं चाहते, बट फिर भी हो यदि लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बताओ? ए डिवाइड बाई ई ओ क्यू। मगर ये फॉर्मूला रटना मत, ये सब बिना फॉर्मूला का हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया है? 12 या फिर 365 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। जो अपना सम्स आता है ना ईओ क्यू का, पहला क्वेश्चन थे क्या पूछता है? ईओ क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम लैग, तीनों आ गया हम लोगों का। हम लोग एक सम्स करते हैं अभी।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। मैन्युफैक्चरिंग बाय सर्टेन इक्विपमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर कितना रुपए में? ये क्या है पहले बताओ। तुमको वो इस पूरे संस को पढ़ के वो तीन चीज ढूंढना है। ए, ओ, सी। पहला तो देखो ए तो हमको दिख गया। ए। ओ दिख गया क्या? ओ कहां दिखा? सी दिख रहा है क्या? सी। यहाँ पे जो सी है ना, बस यही चीज समझना है, सी क्या है एग्जैक्टली। जो कैरिंग कॉस्ट होता है ना, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट छुपा हुआ रहता है और डायरेक्टली आता नहीं सामने, जैसे सी छुपे हुए रहते हैं ना बहुत सारे ग्रुप में। वैसे कैरिंग कॉस्ट में जो सी होगा, कुछ कुछ लोग पता चल जाता है। पोगो देख, पोगो, पोगो, पोगो। तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या होता है, एग्जाम में छुपा के देता है। तो इस केसेस में क्या दिया रहेगा देखो, या तो तुमको रुपया में दिया रहेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर में दिया था ना 3 रुपया 2 रुपया सब जगह पे, यहाँ पे 3 रुपया दिया था, तब तो ले ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बट कभी कभी ये रुपया में ना देके परसेंटेज में दिया रहता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ रुपया में कुछ परसेंटेज में ये दिया रहेगा। ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, टाइम देंगे अभी। अभी अच्छे तरीके से इसको उतारेंगे। परसेंटेज में दिया रहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे ये देखना है भाई। यदि परसेंटेज में दिया रहे ना, तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज मार के सी निकालेंगे। प्राइस का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं मान लो 10 रुपए में, तो 10 का 10% जो होगा वो कैरिंग कॉस्ट बताते हैं। देख, जिसे मान लो हम अभी एग्जाम्पल देते ना, मुंबई वाला। मुंबई से सामान मंगा रहे थे ना, अमीर इंसान है ना हम लोग, मुंबई से सामान मंगा रहे हैं। ये सामान मान लो जो मंगवा रहे हैं, ये 1 यूनिट का दाम रख रहा है मेरा, मान लो 1 यूनिट का दाम है 100 रुपया। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे मेरा 2 रुपया दिया था, 2 रुपये की जगह पे यहाँ पे दिया है 20%। तो ये जो 20% होगा ना, ये हमेशा किस पे निकलेगा, ये इसी प्राइस पे निकलेगा। जिस प्राइस पे उससे खरीद रहे हैं ना माल, उस प्राइस के ऊपर ही निकलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट में अपने क्लास में इसको पी बोलेंगे। पी का मतलब प्राइस। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला वाइज यदि हम बात करें तो सी कैसे निकलेगा, तो सी प्राइस इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। और यदि रुपया रुपया में दिया रहेगा तब तो कोई इशू ही नहीं है। और यदि तुमको रुपया परसेंटेज दोनों दिया रहेगा, तो रुपया में मान लो 2 रुपया दिया हुआ है और 10% दिया हुआ है, 10% ऑफ पी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा अपना सी। कोई इशू नहीं है। आ जाओ यहाँ पे इस सेंस में देखो, जो 30 रुपया था ना, ये पी था। खरीद कितना में रहे हैं, 30 रुपया पर यूनिट पे, इसका मतलब ये पी है। कैरिंग कॉस्ट देख, यहाँ पे 10% दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो अपने कैरिंग कॉस्ट यदि हम बात करें तो कैरिंग कॉस्ट 30 रुपया का निकलेगा। 30 रुपया का 10% दैट इज 3 रुपया। बट इसके साथ साथ रेंट वगैरह भी दे दिया 1 रुपया। इसका मतलब इसमें 1 रुपया और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कौन सा केस है पता है, थर्ड सेकंड नंबर वाला केस है। रुपया भी दिया हुआ है और परसेंटेज भी दिया हुआ है, कोई इशू नहीं इसमें, पक्का। तो अपना कैरिंग कॉस्ट निकल गया, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकल गया कितना रुपया, 4 रुपया। क्या हम लोग उसका फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं उसका, ईओ क्यू। ठीक है, उधारो। तुम लोग कैसे करेगा, प्रेजेंटेशन देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। एक पेज का जगह छोड़ देना, जो इस पेज में तुम लोग अभी तक लिख रहा है वो पेज का जगह छोड़ दो, उसमें हम नोट लिखाएंगे। नया पेज लो और क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पहले लिखेंगे एनुअल कंजम्पशन, जो दिया हुआ है वो एनुअल कंजम्पशन। एनुअल क्या होगा रवि? वैसे मेरा एक दोस्त था, अभी हम लोग कुछ दिन पहले गंगा जी के किनारे बैठे थे, हमको बोला अभी दूर का चीज ना दिख नहीं रहा हमको। हम भी बोले अब देख ना, उस पार का चीज दिख ही नहीं रहा हमको। चलो आओ छोड़ो। एनुअल कंजम्पशन कितना था, एनुअल कंजम्पशन कितना था, 800। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, कितना था ये, 100 ना, 100।
कैरिंग कॉस्ट अपने को निकाल के दिखाना होगा। ₹1 दिया था ना, ₹1 ₹3 दिया था क्या, सॉरी ₹1 दिया था, ₹1 दिया था प्लस ₹30 का 10%, दैट इज 1 + 3 = 4। क्या हम लोग अब EOQ निकाल सकते हैं? खुद से निकालो EOQ। 3 चीज निकालोगे, EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम लैग। टू इंटू ए कितना है 800, ओ कितना है 100, सी कितना है 4, और इसको हम लोग टोपी पहनाएंगे। कितना आ रहा है 200 यूनिट्स। अगेन मार्किंग वाला पॉइंट याद रखना, ये यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा? अपने को 800 यूनिट मंगवाना है, एक बार में 200 मंगवा रहे हैं तो 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 4 टाइम्स। और टाइम लैग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मंथ के हिसाब से भी और डेज के हिसाब से भी। यदि मंथ के हिसाब से लेंगे तो 12 लिखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा 4। कितना आएगा ये 3। मंथ लिखेंगे डेज, मंथ। तुमको डेज में निकालना 365 से भी कर सकते हो तुम्हारा मंथ। ये एक टाइप का सम्स है जो आता है। आगे बढ़े क्या? चलो एक सम तुम लोग करो और। क्वेश्चन नंबर 3। A firm requires 16,000 unit of a certain components, it buy 60 rupees। ये P है, ये A है, ठीक है। सम्स पढ़ते तुमको पहले मार्किंग करना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ये क्या है? एनुअल स्टोरेज चार्जेस 10% क्या है? C, कैरिंग कॉस्ट। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ यूनिट फॉर विच द फर्म शुड प्लेस, मतलब ईओ की पूछ रहा है, ठीक है। एंड ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा है, मैक्सिमम बेनिफिट्स पूछ रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट्स हम लोग इस क्लास सीखेंगे क्या होता है। लिख, ईओ क्यू निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, टाइम डेट निकालो, फटाफट से करो। प्रेजेंटेशन वही होगा, जो जो चीज पहले दिया हुआ है पहले आराम से लिख के उतारो होगा। जो कर लिया है ठीक, जो नहीं किया है यहाँ पे देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट 2 है कि 3 है? 3 है ना। ए कितना था, 16,000। ओ कितना था, 120। सी कितना था, 10% ऑफ किसका, चलिए ईओ क्यों निकालेंगे यदि हम, टू इंटू 16,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 6, बोल रहे हो बताओ कितना है, 800 यूनिट्स। ऑनेस्टली बोलो कौन कौन यूनिट लिखना भूल गया? नंबर ऑफ ऑर्डर 16,000 डिवाइड बाई 800
20 टाइम्स। उसके बाद टाइम लैग 365 डिवाइड बाई 20 या फिर 12 डिवाइड बाई 20 कितना आ रहा है? 18.25 डेज। करेक्ट। 18.25 डेज में हम लोग वो ऑर्डर कर देंगे। समझ में आया बात? पक्का? पक्का। तो एक और सम्स कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बात एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? क्या है ये? ए। ईच कॉस्ट की क्या है? पी। एवरी ऑर्डर ओ है, और ये क्या है? सी। तुमसे क्या पूछ रहा है? ईओ क्यू निकाल के बताओ ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और साथ साथ इन्वेंट्री कॉस्ट भी पूछ रहा है। इन्वेंट्री कॉस्ट अभी निकालते थे ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों को जोड़ के, वही इन्वेंट्री कॉस्ट। चल कोई बात नहीं, तुम लोग को वो नहीं निकालना। तुमको 3 चीज निकालना है, ईओ क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम लैग। ये निकालो पहले, आगे का बताते हैं। हेल्प करना है बस, क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। ए 16, ओ सी कितना, क्या सी 20% ऑफ 1 रुपया 20 पैसा। ईओ क्यों निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 1.2, बताओ 2000 यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ रहा है? 12,000 डिवाइड बाई 6 टाइम्स, और लास्ट है क्या? टाइम लैग। कितना था? आंसर बताना, देखिए 2 मंथ्स। ठीक है, ये सबका आ गया, कोई इशू नहीं इसमें। और जो डेज में निकाला हुआ अप्रोक्सीमेट वही 60 डेज के करीब आया। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, वो यही है जो अभी तुमको एग्जांपल दिए थे, बट इसका ये जो है सम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। बोल रहा है कि एक बार में क्या ईयू क्यू किए हैं, एक बार में ईयू क्यू बोल रहा है आपको 2000 यूनिट मंगवाने का, एक बार में आप 6000 यूनिट मंगवाइए, आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। मतलब ये जो 6 रुपया है ना, 6 रुपये में 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा, बताओ इसको डिस्काउंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यही क्वेश्चन है। अब देखो जो सेकंड टाइप का सम्स था ना, ये सेकंड टाइप का सम्स में चला जाएगा। समझ में आया बात? हम नेक्स्ट क्लास इसके बारे में सीखेंगे। अभी तो जितना पढ़े हैं पहले उसका नोट्स बना लेते हैं। फर्स्ट पेज में जाओ, जहाँ पे तुम जगह छोड़ा था, वहां पे तुम ईओक्यू का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद लिखेगा तुम लोग एनुअल कंजम्पशन। जिसको हम लोग बहुत प्यार से क्या बोलते हैं? ए। ए से रिलेटेड जो सम्स में दिया रहेगा पहले समझ लेगा। या तो सम्स में तुमको ए दिया रहेगा, या तो सम्स में ए जो दिया रहेगा वो मंथ के हिसाब से दिया रहेगा। कंजम्पशन जो दिया रहेगा वो मंथ के हिसाब से दिया रहेगा, हो सकता है डेज के हिसाब से दो, हो सकता है वीक के हिसाब से दो, और हो सकता है क्वार्टरली के हिसाब से दो। मतलब क्या बताना चाह रहा है, देखो तुमको बोलेगा अभी जितना सम्स किया सब में बोला था कि पूरा साल भर में इतना यूनिट चाहिए, कोई इशू नहीं था, अपना पूरा साल भर का ए आ गया था। बट मान लो कभी सम्स में दिया रहेगा कि 1000 यूनिट पर मंथ चाहिए, तो अपना ए कैसे निकलेगा? 1000 × 12। ठीक है ना? डेज में रहेगा तो क्या करेंगे? ए इक्वल टू 1000 × 365, 1000 इक्वल इंटू वीक है, वीक वीक 7, कितना होता है? 52। क्वार्टर तुमको पता ही होगा कितना होता है, पक्का?
क्वार्टर मतलब होता है क्या, बताओ तो। ग्लास के हिसाब से बताओ। 1000 × 4 डाल लो इधर। बनना एक चीज तुमको समझा रहे हैं, बीटीएस को लेके, एक मिनट नहीं नहीं, बीटीएस को लेके कभी भी सीरियस मत हो। कभी जरूरत पड़ेगा ना, तो आसपास के लोग काम आएंगे। नहीं, मान लो तुम्हारे घर के जो बगल में जो गोबर गिरा है, उठाने का तो कम से कम काम आ सकता है। अभी सबर का फल सुने थे हम खाली। ये जैसा है तो गोबर का गाड़ी तो आता है सर थोड़ी। ये कुछ ज्यादा हो गया। छोड़ छोड़, हम है तो तुम लोग मत छोड़। तुम पहले अभी सॉरी बोलो। बोल। कुछ नहीं करो। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो तुमको सेंस में ऑलवेज गिवन रहेगा। तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, कैरिंग कॉस्ट नहीं। अब देखो बगल वाला ही काम आएगा, कभी बीटीएस बोलेगा कि हाँ ये क्यों नहीं बताया इसका क्या, इसीलिए हम बोले। ये एग्जाम्पल था। अबे ताली मार तुम लोग। कितना अच्छा एग्जाम्पल भी देख ले कि बगल वाला ही काम आएगा। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में क्या रहेगा, तीन केस आ सकता है। या तो ये रुपया में दिया रहेगा, या तो ये परसेंटेज में दिया रहेगा, या तो ये परसेंटेज और रुपया दोनों में दिया रहेगा। या एक ना परसेंटेज जो दिया रहेगा वो किस पे निकलेगा, ऑन प्राइस पे। ठीक है, ऑन प्राइस, बस लिख ले बस। बस अभी अपने यहीं तक पढ़े ही थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, घर पे करके आना, घर से करके आना सर। गलती से हो गया था भाई। हाँ पीडीएफ भेजेंगे। चलो आप कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसका ना जगह छोड़ देना थोड़ा, हाफ पेज का जगह छोड़ देना है। लो होमवर्क लो, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, कॉपी में लिख। 5, 6, 7, 5, 6, 7, बस इतना ही करके आओ, इससे ज्यादा क्या करोगे तुम। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।